आज चर्चा करेंगे उस शख्सियत के साथ जो कि काफी मशक्कत से लगे रहे पंजाब में सुलह कराने में या पंजाब का हल निकालने में। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पंजाब में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी, कम से कम 2 महीने तक चला ये संकट, कैसे सुलझा और क्या हम कह सकते हैं कि ये संकट अब सुलझ गया है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये संकट पूरी तरीके से सुलझ गया है, क्योंकि हम एक जीवंत पार्टी हैं और एक एक्टिव पार्टी हैं। पंजाब में भी जो है हमारे लोग सत्ता में भी हैं और जो लोग पार्टी में हैं वो लोग भी अपने तरीके से बहुत सक्रिय हैं। तो सवाल उठेंगे, मगर पंजाब कांग्रेस के अंदर एक भूख पैदा हुई, एक ललक पैदा हुई है कि हम आपस के मतभेदों को खुद मिल करके बातचीत करके सुलझाएं और एक होकर के लोगों के सामने आएं, ताकि 2022 का चुनाव जीता जा सके। तो इसमें मेरी मशक्कत ने या मेरी मेहनत ने कोई काम नहीं किया। जो पंजाब कांग्रेस के लीडरशिप के मन में, कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के मन में, नवजोत सिंह सिद्धू जी के मन में, दूसरे लीडर साहिबान के मन में भावना पैदा हुई, उस भावना ने काम किया है। वो मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर रही है जो इस समय एकजुटता दिखाई दी है। इस क्राइसिस के दौरान मैंने पंजाब के मनीष तिवारी जो सांसद हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई और नहीं हराता है, कांग्रेस को खुद कांग्रेस ही हराती है। ये उस वक्त की बात है जब संकट सुलझा नहीं था। आप क्या मानते हैं? देखिए, मनीष जी ने कोई बात कही है तो पूरे अपने अनुभव के साथ कही होगी, मगर अब कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे लोगों को चिन्हित करने लग गया है जो कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं या उसको हराने का काम करते हैं। कार्यकर्ता आज लीडरशिप के फैसले के साथ खड़ा हो रहा है। पहले जो हम स्थानीय नेता थे, हमारे फैसलों की तरफ देखता था, लेकिन आज कार्यकर्ता समझ रहा है कि पार्टी के अंदर गंभीर चुनौती है, इसलिए हमको कोई दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधे जो पार्टी का निर्णय है उस निर्णय के पीछे खड़ा होना है। तो आपने पंजाब में पार्टी की कमान एक ऐसे शख्स को दे दी है जो कि 13 साल तक बीजेपी में रहा। नाना पटोले महाराष्ट्र में हैं, वो भी 3 साल पहले तक बीजेपी में थे। तो क्या कांग्रेस बदल रही है क्या? नहीं, बदल नहीं रही है, मगर जो सामने की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के अनुरूप अपने को भी रीएडजस्ट कर रही है। कहीं पर हम जो है थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं अपनी अप्रोच के अंदर जो है। और जो टैलेंट बाहर है, जिस टैलेंट का हम लाभ उठा सकते हैं, वो टैलेंट दूसरे की तरफ न जाए, वो हमारे साथ जुड़े, उसके लिए थोड़ा खुले मन से बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, बुनियादी तत्व हैं कांग्रेस के, उनके विषय में कहीं पर कोई समझौता न पहले होता था, न आज हुआ है, न आगे होगा। चलिए, एक अंतिम सवाल है पंजाब पे। क्या माने कि पंजाब का चुनाव कैप्टन के हाथों लड़ा जाएगा या पंजाब को एक नया कैप्टन मिलेगा? देखिए, इस समय कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हैं 4.5 साल से, बल्कि अब 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और लोगों को उन पर विश्वास है, कम से कम पूरे देश को, कि भाई उनकी कमांड में, उनकी लीडरशिप में पंजाब में शांति रही है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और उस किसानों का हौसला भी बढ़ाया उन्होंने, और साथ साथ किसान आंदोलन से पंजाब के अंदर अशांति पैदा नहीं होने दी, बल्कि पंजाब और ज़्यादा उत्पादक होकर के सामने आया। और आज जो कृषि सेक्टर हमारी देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है, उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। और वो एक प्रकार से वहाँ पर हिंदू सिख सब
सभी कौमों की यूनिटी के प्रतीक भी हैं और अभी मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी प्रैक्टिस रही है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के साथ हम चुनाव में जाते हैं। तो हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ चुनाव में जाएंगे, मगर नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं और पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी और आगे के लिए जो कुछ होना है वो निर्णय हमेशा पार्टी हाईकमान करता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव रहा है। हम 2022 का चुनाव जीतने के बाद फिर कांग्रेस अध्यक्षा के पास आएंगे, उनसे कहेंगे लीजिए चुनाव जीत करके लाए हैं, आप किसको आगे की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, जो पंजाब के और देश के हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं, आपके होम स्टेट की बात करते हैं। मौजूदा पीढ़ी में कांग्रेस के आप सबसे कद्दावर नेता हैं वहां पर, क्या आपके चेहरे पे ही उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा? जी, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मेरे ये चेहरा जो आपके सामने है इस समय, ये चेहरा 2022 में कांग्रेस जीते और कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री बने उसके लिए काम करेगा, उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेगा और उसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने का काम करेगा। तो आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि हरीश रावत एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में जो है इस चुनाव के अंदर उत्तराखंड के अंदर काम करेगा ताकि 2022 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि जो प्रीतम सिंह है जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, दैट इज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी नहीं, मैंने कहा जो बात मैंने पंजाब के विषय में कही, हम उत्तराखंड के अंदर भी जीत के आएंगे। कांग्रेस अध्यक्षा से कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड आपके साथ है और अब आप फैसला करिए कि उत्तराखंड को कैसे आगे चलाना है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सर कि जो प्रीतम सिंह है जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके नाम को लेकर के चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम माने कि वहां भी गुटबाजी है उत्तराखंड कांग्रेस में भी? नहीं, अब किसने किस संदर्भ में क्या बात कही, क्या उनसे पूछा गया, उसका मुझको आइडिया नहीं है। लेकिन पार्टी ने मुझे जो कैंपेन कमेटी की चेयरमैनशिप सौंपी है, मैं उस दायित्व को, क्योंकि एक कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का काम है कि जो पार्टी के अचीवमेंट हैं या दूसरे की जो कमियां हैं उन सबको एक्सपोज करके एक धारदार कैंपेन चलाए जिसके आधार पर चुनाव जीता जा सके। मेरे लिए क्या काम निर्धारित है उसको जानता हूँ। बाकी पब्लिक लाइफ के अंदर लोगों के अपने अपने ख्याल होते हैं। यदि किसी ने कोई ख्याल व्यक्त भी किया है तो कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर हमेशा जो है खुले विचारों की कद्र रही है और हम ऐसा किसी का विचार है भी तो कोई अन्यथा विचार भी है तो मैं उसकी कद्र करता हूँ। क्योंकि आप अगले चुनाव में आप कांग्रेस को कैसे आंक रहे हैं, क्योंकि एक नया प्लेयर भी मैदान में है जो कि आम आदमी पार्टी के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी हैं वहां पर, और आपने जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने केदारनाथ त्रासदी के बाद रिकंस्ट्रक्शन में उनके काम की तारीफ भी की थी। तो एक नया एंगल जुड़ा है उत्तराखंड की राजनीति में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक 14-15 लोगों की टीम थी जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी भी थे, जिन्होंने केदारनाथ के अंदर जो बर्बादी हुई थी उसको समेटने में और उसके बाद एक नए स्वरूप में केदारनाथ को और पूरे रुद्रप्रयाग जिले को और पूरे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को जहाँ जहाँ गहरे घाव लगे थे, बर्बादी हुई थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ी मदद की थी। मैंने उन सब लोगों की तारीफ की। उनमें से एक वो कर्नल कोठियाल भी थे और हमने उनकी भी मदद ली थी और ये सब मेरा चयन था, मैंने उस काम पे लगाया था। और जिसने जो काम किया, अब देखिए आज जिलाधिकारी कहीं के कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर प्रखंड के, लेकिन मैं आपके सामने उनकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि यदि वो नहीं होते तो हमारे लिए रिकंस्ट्रक्शन का काम बड़ा कठिन होता। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरे केदारपुरी में दिखाई देता है, एक नए स्वरूप में भगवान केदारनाथ दिखाई देते हैं, उनकी नगरी दिखाई देती है, उसमें बहुत सारे हाथ लगे जो है। मैं उन सब हाथों का बड़ा आभारी हूँ
और जहाँ तक रहा नए प्लेयर का सवाल, देखिए उत्तराखंड को समझना पड़ेगा। उत्तराखंड केवल एक म्युनिसिपल सीमा नहीं है, एक नगरीय सीमा वाला राज्य नहीं है कि आप उसको 24 घंटों के अंदर समझ लें और उसके लिए कोई पॉलिसी बना करके लागू कर दें। उत्तराखंड में गाड़ गधेरे हैं, झाड़ झंकाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, बड़ा फैला हुआ अंचल है और दूर दूर बसे हुए लोग हैं। उन सब की आकांक्षाओं को समझने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। केवल शाम को जिस तरीके से कनॉट प्लेस घूमने कुछ लोग चलते हैं, उस तरीके से दिल्ली से चल करके देहरादून पहुंच करके उत्तराखंड के अंदर कोई कहे कि मैं प्लेयर बन गया हूं, तो वो प्लेयर नहीं है। हाँ, एक राजनीतिक दल के रूप में लोगों की आकांक्षा हो सकती है। यदि किसी पार्टी ने सुपारी ले रखी हो बीजेपी से कि भाई हमने उनको लाभ पहुंचाना है, कांग्रेस जहां जीत रही है और सीधे परास्त कर रही है भाजपा को, उन राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करना है, तो जो सुपारी लेकर के आया है उसको कोई रोक सका है? सुपारी किलर को कौन रोक पाता है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह ईमानदारी से लगे रहेंगे तो जरूर उत्तराखंड में आपकी जीत हो सकती है, लेकिन बहुत मजेदार चुनाव होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनोरंजन जी। आपसे बात करना मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।